हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आज मैं अपने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जो कि क्लास 12th फिजिक्स का अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से है। और एक और अनाउंसमेंट करूंगा कि आज से मैं कंटिन्यूसली लेक्चर्स को अपलोड करते रहूंगा। और आज तक वीडियो ना डालने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने की वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज से मैं फिर से वीडियो का शुरुआत करता हूं। और चलिए देर ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके पहले जो आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा, चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने पढ़ा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरली आपने डीसी करंट के बारे में पढ़ा था, एसी के बारे में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो अभी समझ लो कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ओके, इसमें जो हमारा पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज डीसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। ओके ना, फर्स्ट पार्ट इज डायरेक्ट करंट, डीसी है। ओके, एंड जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट इज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो अगर हम बात करें इस डायरेक्ट करंट का, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में मेन डिफरेंस क्या है, आप इसको इस एनिमेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो जो डायरेक्ट करंट है वो एक यूनी डायरेक्शनल करंट होता है। ओके ना, यूनी डायरेक्शनल करंट होता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, और साथ ही साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि 10 एम्पियर करंट प्रोपेगेट कर रहा है हमारे सर्किट में, तो ये 10 एम्पियर ही होगा और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेशन होगा इसका। जैसे लेट अस सपोज दिस इज अ सर्किट। आपने एनिमेशन में देखा है कि इस सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है रेजिस्टेंस के जगह पे, और इसको हमने कनेक्ट किया सेल से, या कह सकते हो बैटरी से। और सपोज करो यहाँ पे एक स्विच अटैच है। स्विच को जैसे ही आपने ऑन किया, ओके ना, स्विच को ऑन करते ही ये जो बल्ब है, बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया। ओके ना, इट मीन्स व्हाट, हियर इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्टेड टू फ्लो। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। मीन्स दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके ना, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, और एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोपेगेट कर रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ओके ना, सो हमें लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि डायरेक्ट करंट क्या है और डायरेक्ट करंट का प्रोपेगेशन कैसे होता है। डायरेक्ट करंट में आपने एक चीज़ और सीखा कि इसका जो पोटेंशियल है, जो भी आपने पोटेंशियल अप्लाई किया था यहाँ पे, वो पोटेंशियल की वैल्यू, या कह सकते हो EMF की वैल्यू सेम है। ठीक है ना, यार पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट का, तो जनरली अल्टरनेटिंग करंट में जो करंट का प्रोपगेशन होगा, या सिंपली कह सकते हो कि अगर हम बात करें EMF का, तो ये कुछ अल्टरनेटिंग वे में होता है। कुछ इस तरह से करंट का प्रोपगेशन ऐसे अल्टरनेटिंग वे में होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इसकी वैल्यू है, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों कंडीशन हो रहा है। एट दिस पॉइंट ये हमारा पीक पॉइंट है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। इस पॉइंट से अगेन ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है और पहुंच गई 0 पर। ओके, फिर इस 0 के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, इस 0 से ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया। मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एंड अप टू पीक लेवल, अप टू मैक्सिमम लेवल इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। ओके ना, विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पे आप नेगेटिव साइन पुट कर सकते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे।
तो आपने देखा कि अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट का, तो अल्टरनेटिंग करंट कुछ अल्टरनेटिंग वे में प्रोपेगेट करता है, ओके ना। मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का प्रोपेगेशन होगा वो ऐसे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, ओके ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रोपेगेशन जस्ट लाइक अ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, एसएचएम के जैसे। मींस सपोज दैट दिस इज अ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यह इलेक्ट्रॉन ऐसे एक बार राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। मींस ऐसा कुछ होगा, यहां पे ऑसिलेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, अंडरस्टूड। कुछ इस प्रकार से ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन होने का सेंस क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाता हूँ, सपोज कर लो कि यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, या कह सकते एक बल्ब को अटैच किया हुआ है, और हमने यहाँ पे कनेक्ट किया एक अल्टरनेटिंग सोर्स, ओके ना। अल्टरनेटिंग सोर्स से आप क्या समझते हो कि यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। यहाँ से मान लीजिए हमने जो पोटेंशियल सप्लाई किया ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, ओके ना। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपने चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इन चीज़ों को डिस्कस किया था कि कैसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होता है, कैसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ चेंज होता है। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फिर भी मैं एक बार उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दूंगा कि ये जो ईएमएफ है इंड्यूस कैसे होगा, कैसे इसका प्रोपगेशन होगा, कैसे ये टाइम पे डिपेंड करेगा या एंगल पे कैसे डिपेंड करेगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी। तो आप देखेंगे कि ये जो बल्ब है, बल्ब पहले तो ग्लो करेगा, फिर बुझेगा, फिर ग्लो करेगा, फिर बुझेगा। आपने जो एनिमेशन देखा था उस एनिमेशन से चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो सवाल ये पैदा हुआ कि सर अगर बल्ब 1 मिनट में कई बार जलता या बुझता है, या 1 सेकंड में कई बार जलता या बुझता है, तो हम उसे पता कैसे नहीं कर पाते। सो ड्यू टू द परसिस्टेंट ऑफ विजन, हमारे आई की एक प्रॉपर्टी है कि 1 सेकंड में कितने टाइम तक मोमेंट को ये वो कर पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा, अंडरस्टूड। तो ये जो रेट है ये बहुत ही फास्ट रेट से इसका प्रोपगेशन होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मीन्स जब यहाँ से जो करंट वेव है मूव करना शुरू किया तो एक बार अप गया, एक बार डाउन आया। दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन को करने में जो टाइम लगा इसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ओके। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस विल बी हाफ टाइम। हाफ टाइम मीन्स t/2। ये जो पॉइंट है वो t/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बात करो इस पॉइंट की तो ये पॉइंट है जो t/4 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इसे कह सकते हैं 3t/4 को रिप्रेजेंट करेगा, अंडरस्टूड। तो ये जो है हमने टाइम को भी रिप्रेजेंट कर दिया। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को कहते हैं t। सो हाउ मच रिवॉल्यूशन और हाउ मच ऑसिलेशन विल बी कंप्लीट इन 1 सेकेंड। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जो करंट फ्लो करता है या जो करंट हमारे घरों में आता है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मीन्स व्हाट कि 1 सेकेंड में 50 ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। ये जो करंट फ्लो कर रहा है, जो आप देख रहे हैं ग्राफ, इसके अनुसार ये 50 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। मीन्स 50 ऑसिलेशन में कह सकते हो कि ये 100 टाइम किस पे जाएगा, जीरो पर। 100 टाइम किस पे जाएगा, जीरो पर, ओके ना। क्योंकि देखो एक बार अप हुआ फिर डाउन हुआ, यहाँ जीरो मिला, फिर डाउन हुआ फिर अप हुआ, फिर यहाँ पे जीरो मिला। मीन्स 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में 2 टाइम्स जीरो मिलेगा। मीन्स सिंपली वी कैन से कि 1 सेकेंड में जो बल्ब है वो 100 टाइम ग्लो करेगा और 100 टाइम बुझेगा। मीन्स ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं बाय आवर आई, अंडरस्टूड। अब देखो जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये जनरेट कैसे होता है, इंड्यूस कैसे होता है। जनरली अगर हम डीसी की बात करें तो जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट कैन बी जनरेटेड बाय सेल, इट कैन बी जनरेटेड बाय बैटरी और डीसी जनरेटर, ओके ना। बट दिस अल्टरनेटिंग करंट विल बी जनरेटेड बाय एसी जनरेटर। यहां पर सपोज कर लो कि हमने 2 मैग्नेट के पोल ले रखा है। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। सो यू नो दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो किधर से किधर होगा, नॉर्थ से साउथ के तरफ होगा, ओके ना। इसके बीच में
ये जो दोनों मैग्नेट के पोल्स हैं इनके बीच में हम रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है, ओके ना। और ये कनेक्टेड होता है दो स्लिप रिंग के साथ। दिस इज फर्स्ट स्लिप रिंग एंड दिस वन इज सेकंड स्लिप रिंग, ओके ना। और ये स्लिप रिंग कनेक्टेड होता है कार्बन ब्रशेस के थ्रू, जो कि एक करंट को आउटपुट देने का काम करता है, ये जो कार्बन ब्रशेस हैं। और यहाँ पे है लोड रेजिस्टेंस, यानी कि जहाँ पर भी हम करंट की सप्लाई दे रहे हैं वो लोड रेजिस्टेंस हो गया। In this case, how many things will be here? First thing will be magnetic field. Second thing will be area of cross section of the moving coil. तीसरा होगा number of turns of the moving coil. ओके ना। एंड सपोज कर लो कि ये जो हमारा मूविंग कॉयल है वो एक शाफ्ट के जरिए ऐसे फिक्स्ड है और ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओके ना। ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो कहोगे सर ईएमएफ कैसे जनरेट हुआ? आपने फैराडेज लॉ पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इफ फ्लक्स विल बी चेंज, ओके ना। आप जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके ना। जब भी फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो ईएमएफ जनरेट होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसी भी प्रकार के चेंज को नहीं चाहता, ओके ना। और ये चेंज की वजह से ही प्रोड्यूस हुआ है, मीन्स इट अपोजेस द चेंज, दैट्स व्हाई हियर वी विल पुट दिस नेगेटिव साइन। अंडरस्टूड? अब कहोगे कि सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कॉइल इज आल्सो यूनिफॉर्म, तो फिर चेंज क्या हुआ? तो चेंज हो रहा है यहाँ पे एंगल, क्योंकि अगर हम बात करें फ्लक्स की तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स पहला तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, और तीसरा ये डिपेंड करता है एंगल पर, मीन्स बी ए कॉस थीटा। हियर यू कैन राइट जो फाई की वैल्यू है कितनी होती है? बी ए कॉस थीटा। या अगर एरिया बहुत स्मॉल है तो आप लिख सकते हो बी डी ए कॉस थीटा एंड होल इंटीग्रल, इंटीग्रल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स के बारे में, ओके ना। तो यहां पर आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया भी यूनिफॉर्म है, लेकिन जो एंगल है, एंगल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ओके ना। यहां पर जो एंगल है, सॉरी यहां पे जो रोटेशन हो रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो है ओमेगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है, यानी कि अगर हम बात करें थीटा का तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, ओके ना। सो हर एक क्षण, हर एक सेकंड में, सेकंड नहीं कह सकते, हर एक पल में जो इसका एंगल है, रोटेशन हो रहा है कॉइल का, ये कंटिन्यूअसली बदलता जाएगा। सपोज करो दिस इज द कॉइल, तो ये जब ऐसे रोटेट करेगा तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होगा, और कंटिन्यूअस चेंज के वजह से इसके फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, और जब भी फ्लक्स में चेंजिंग आती है इट मीन्स ईएमएफ विल बी जनरेटेड। अंडरस्टूड? सो दिस ईएमएफ विल बी अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और ये ईएमएफ जो होगा वो साइनोसोडल होगा। साइनोसोडल मीन्स व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन एंगल। आप देख रहे हैं जैसे जैसे इसके एंगल में चेंजिंग आ रही है वैसे वैसे ईएमएफ में भी चेंजिंग आएगी, या कह सकते हो जैसे जैसे टाइम में चेंजिंग आ रही है वैसे वैसे ईएमएफ में चेंजिंग आएगी। अंडरस्टूड? सो हियर E विल बी इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये फार्मूला आपने ऑलरेडी डिराइव किया था इस चैप्टर में, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके ना। तो यहाँ पे E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट क्या है? E नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF एंड ये डिपेंड करता है एंगल पे, दैट इज वाई हियर वी हैव रिटन दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। इट कैन बी मैक्सिमम, इट कैन बी मिनिमम, इट कैन बी जीरो। अंडरस्टूड? तो ये है हमारा अल्टरनेटिंग EMF, और इसी अल्टरनेटिंग EMF से डिपेंड करता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। सो अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल्स टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके ना। ये वैल्यू कहाँ से मिला? तो आप जानते हैं करंट इज इक्वल्स टू EMF पर यूनिट रेजिस्टेंस, ओके ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे EMF के जगह पे EMF का वैल्यू रख दो। सो हियर यू विल राइट E नॉट साइन ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई R, एंड E नॉट बाई R it will be I नॉट। I नॉट मीन्स पीक वैल्यू ऑफ करंट।
सो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस डायरेक्ट करंट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे ये प्रोड्यूस होता है और कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑसिलेट नहीं करता, ये यूनि डायरेक्शनल होता है। डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। इसीलिए हम यहाँ पे करंट के सिंबल को भी दिखा देते हैं कि करंट का डायरेक्शन ये है। बट अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट का, तो यहाँ पर आप कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखा सकते, ना तो आप ये डायरेक्शन दिखा सकते हैं ना ही ये डायरेक्शन दिखा सकते। मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन नहीं हम शो कर सकते। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करते रहते हैं और ऑसिलेशन का कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द पार्टिकुलर डायरेक्शन हियर। ओके ना? सो यहाँ पे हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, इस अल्टरनेटिंग करंट को। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ से हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट को किस किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें इस अल्टरनेटिंग करंट को, तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका सबसे पहला जो कंडीशन है वो है आई एवरेज। आई एवरेज का मतलब क्या है कि एवरेज अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। आप अगर मैं बात करूं आपसे कि ये हमारा सर्किट है, इस सर्किट में जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने अप्लाई किया है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएगा, उस करंट की वैल्यू 0 से लेकर 10 एम्पियर तक का होगा। ओके ना? मीन्स इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पियर है। लेट अस सपोज कि मैंने ऐसा कंडीशन बताया आपको, लेकिन जो हमने अमीटर यहाँ पर लगाया हुआ है, आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो नॉर्मल अमीटर है, नॉर्मल अमीटर अल्टरनेटिंग करंट को मेज़र नहीं कर सकता है। ओके ना? तो यहाँ पे हीटिंग अमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है? ये हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, क्योंकि नॉर्मल अमीटर की हेल्प से हम सिर्फ डायरेक्ट करंट को मेजर कर सकते हैं। तो जो हमारा अमीटर है, अमीटर 10 एम्पियर का रीडिंग नहीं देता, ना ही अमीटर 0 एम्पियर का रीडिंग देगा। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू होगी और उस वैल्यू को हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है, पहला तो फुल साइकिल के लिए हम मेजर करने वाले हैं, दूसरा हाफ साइकिल के लिए मेजर करेंगे, और जो तीसरा वैल्यू है वो है आरएमएस वैल्यू, मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको भी हम मेजर करेंगे। तो पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे आई एवरेज फॉर फुल साइकिल क्या होगा। ठीक है? ये फुल साइकिल के लिए हमने लिखा है यहाँ पे फुल साइकिल। ओके? यहाँ पे हम एवरेज करंट या एवरेज ईएमएफ पहले फाइंड करते हैं फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल का मतलब क्या है कि आप देख सकते हो कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोपेगेट कर रहा है, ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है, तो एक फुल साइकिल की बात करें तो इन टाइम इंटरवल t ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो इस फुल साइकिल में जो करंट की वैल्यू है वो देखने से 0 आ रहा है। आइए अब इसको मेजर करके देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू 0 होगी या कुछ और वैल्यू होगी। आप जानते हैं, एज वी नो दैट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके ना? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। एंड वन मोर थिंग वी नो, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ओके ना? ये जो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी है, दिस इज आल्सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। मीन्स आप अगर चाहें तो इन दोनों वैल्यू को कोरिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट करके दिखा सकते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, we get, so just to see here, in this case dq upon dt will be equals to I naught sin ओमेगा t। ओके ना? सिंपली क्या करो, dt को दूसरे साइड में लेते हैं
और टोटल फ्लो ऑफ चार्ज की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके, अब क्या करना है, हमें टोटल फ्लो ऑफ चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है। तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज को देखो कैसे हम फाइंड करते हैं। सिंपली यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वैल्यू को, इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन नहीं जानते तो हमारे चैनल पर इंटीग्रेशन से रिलेटेड वीडियो बना हुआ है, मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से, क्लास 11th का है वो, आप उसे जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हमने डिटेल बताया हुआ है कि कैसे हम किसी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे या फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो सिंपली हम इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पे डी क्यू को जब इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी क्यू। यहाँ पे आई नॉट हमारा कांस्टेंट है, दिस विल बी आउटसाइड। इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके, एंड लिमिट क्या रखना है हमें, यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से लेकर के टाइम t इंटरवल तक का लिमिट है। तो सिंपली वी विल पुट द लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। ओके ना, इसका जो एंगल का टाइम का जो लिमिट है, टाइम का लिमिट 0 से लेके कैपिटल T तक का है। अब टिल हियर कनेक्शन वाज ब्रोकन, सो वंस अगेन आई एम डिराइविंग दिस फ्रॉम दिस टॉपिक। सो यहाँ पर देखिएगा Q इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको माइनस आई नॉट, यहाँ पे अपॉन ओमेगा को हमने बाहर निकाल लिया। कॉस ओमेगा टी के जगह पर एक बार हम रखेंगे कॉस ओमेगा कैपिटल T माइनस, यहाँ पे फिर 0 पुट करने पर आपको मिलेगा कॉस 0। ओके ना, अब सिंपली देखना Q इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये जो टर्म है वो हम ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई कैपिटल T पुट कर सकते हैं इंटू कैपिटल T माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, तो आप यहाँ पे 1 पुट कर लिए। ओके ना, यहाँ पे देखो T से T कैंसिल हो गया एंड कॉस 2 पाई का मतलब भी कॉस 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये मिल गया आपको 1 माइनस 1 मीन्स 0। सो यहाँ पे हमने कहा कि टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है इट्स एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। सो सिंपली वी कैन से देयरफॉर I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T मीन्स दिस वैल्यू विल बी आल्सो इक्वल टू 0, यानी कि जो I एवरेज है फॉर फुल साइकिल इट विल बी इक्वल्स टू 0। या कह सकते हो कि MF की जो एवरेज वैल्यू होगी फॉर फुल साइकिल दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 0। So I hope you understand that how we can derive this I average for full cycle. So firstly pause the video and note it down. Okay, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो है अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के बाद RMS वैल्यू होगी और उसके बाद में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर बोर्ड के साथ साथ नीट, IIT मेंस और एडवांस तक के वीडियोस को अपलोड करूंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज I average for half cycle. Okay ना, here we are going to find the total value of alternating current for half cycle. आप जानते हैं कि अगर हम बात करें हाफ साइकिल का तो हाफ साइकिल कंप्लीट करने में T/2 टाइम लगता है। Here the time taken will be T/2 for half cycle and for full cycle it will be T. ओके ना, तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इट मे बी I0/2 मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन 2, मे बी ये वैल्यू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, दिस वैल्यू विल बी रॉन्ग। ओके ना, पहले हम इसको डिराइव करके देखते हैं दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। सो मेथड बिल्कुल ही सेम होगा, सेम मेथड अप्लाई करना है हमें इस एवरेज वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ओनली लिमिट विल बी डिफरेंट। एट दैट टाइम लिमिट वाज फ्रॉम 0 टू कैपिटल T एंड हियर द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू T/2। सो जस्ट सी हियर, अगर हम इस एवरेज करंट की बात करें तो हियर
आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आपको पता है दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। एंड एक और इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। मैंने पहले ही कहा है कि प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है, ओनली द लिमिट विल बी चेंज, ओके ना। सो जस्ट कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। ऑन कंपेयरिंग first and second equation, we get, so here we will get dq upon dt will be equals to I naught sin omega t, ओके ना। dt को दूसरे साइड में रखते हैं, so dq will be equals to I naught sin omega t into dt, ओके ना। Now we have to integrate both side, then we will get the complete value of flow of charge. So here on integrating both side, लिमिट कितना लेना है आपको, 0 से t/2 तक, क्योंकि हम हाफ साइकिल की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हमें dq का इंटीग्रल q मिल गया, q इज इक्वल्स टू आई नॉट विल बी टेकन एज कॉन्स्टेंट, एज कॉमन, कॉमन नहीं कह सकते, कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया। एंड हियर इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी इन टू डी टी एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू t/2, ओके। अब देख लो, सो q इज इक्वल्स टू आई नॉट, इसको इंटीग्रेट करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज टेकन हियर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, तो इसका जो लिमिट है, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t/2, ओके। तो यहाँ पे लिखोगे q इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। हियर एट द प्लेस ऑफ ओमेगा टी यू कैन राइट, एक बार आपको t/2 रखना है वैल्यू को, और फिर वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो ओमेगा के जगह पे हमने इसकी वैल्यू रख दी 2π/कैपिटल T, और स्मॉल t के जगह पर कैपिटल T/2 होगा, ओके ना, कैपिटल T/2। दिस इज फर्स्ट वैल्यू, माइनस कॉस 0। आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल एंड t से t कैंसिल। सो हियर q विल बी इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा एंड कॉस पाई विल बी -1, ओके ना। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1, सो -1 एंड यहाँ आल्सो -1 ही है। सो -1 इट विल बी 2, -2, सो माइनस माइनस विल बी प्लस। सो हियर वी कैन राइट 2i नॉट बाई ओमेगा के जगह पे बोलो कितना रख सकते हैं, 2π/कैपिटल T, ओके ना। कैपिटल T को हम ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पे हमने रख लिया कैपिटल T। हियर इट विल बी 2 विल बी कैंसल बाई 2, ओके ना। हियर 2 विल बी कैंसल बाई 2, सो वी विल गेट, ओके जस्ट मिनट। यहाँ पर जो टाइम का लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट है 0 से t/2 तक, ओके ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू को t/2 तक, 0 से लेकर t/2 तक हमने रखा है। तो इनिशियल लिमिट कितना है 0 एंड फाइनल लिमिट इज t/2। तो सिंपली हमें मिलेगा -1 -2, ओके ना। एंड ये ओमेगा के जगह पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π/कैपिटल T। Now our next topic is I average for half cycle, okay ना। Here we are going to find the total value of alternating current for half cycle। आप जानते हैं कि अगर हम बात करें हाफ साइकिल का, तो हाफ साइकिल कंप्लीट करने में t/2 टाइम लगता है। Here the time taken will be t/2 for half cycle and for full cycle it will be t, ओके ना। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इट मे बी I नॉट बाई 2 मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन 2, मे बी ये वैल्यू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, दिस वैल्यू विल बी रॉन्ग,
ओके ना। पहले हम इसको डिराइव करके देखते हैं दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। सो मेथड बिल्कुल ही सेम होगा, सेम मेथड अप्लाई करना है हमें इस एवरेज वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ओनली लिमिट विल बी डिफरेंट। एट दैट टाइम लिमिट वाज फ्रॉम 0 टू कैपिटल T एंड हियर द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू T/2। सो जस्ट सी हियर, अगर हम इस एवरेज करंट की बात करें तो हियर I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, आपको पता है दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। एंड एक और इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, दैट इज dQ/dt। मैंने पहले ही कहा है कि प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है, ओनली द लिमिट विल बी चेंज, ओके ना। सो जस्ट कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन we get, so here we will get dQ/dt will be equals to I0 sin ओमेगा t, ओके ना। dt को दूसरे साइड में रखते हैं, so dQ will be equals to I0 sin ओमेगा t into dt, ओके ना। now we have to integrate both side, then we will get the complete value of flow of charge. so here on integrating both side, लिमिट कितना लेना है आपको 0 से T/2 तक, क्योंकि हम हाफ साइकिल की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हमें dQ का इंटीग्रल Q मिल गया। Q इज इक्वल्स टू I0 विल बी टेकन एज कांस्टेंट, एज कॉमन नहीं कह सकते, कांस्टेंट टर्म है इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया। एंड हियर इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा t into dt एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू T/2, ओके। अब देख लो, सो Q इज इक्वल्स टू I0, इसको इंटीग्रेट करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज टेकन हियर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, तो इसका जो लिमिट है, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू T/2, ओके। तो यहाँ पे लिखोगे Q इज इक्वल्स टू माइनस I0 बाई ओमेगा। हियर एट द प्लेस ऑफ ओमेगा t यू कैन राइट, एक बार आपको T/2 रखना है वैल्यू को, और फिर वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो ओमेगा के जगह पे हमने इसकी वैल्यू रख दी 2π/कैपिटल T, और स्मॉल t के जगह पर कैपिटल T/2 होगा, ओके ना, कैपिटल T/2। दिस इज फर्स्ट वैल्यू माइनस cos 0। आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल एंड t से t कैंसिल। सो हियर Q विल बी इक्वल्स टू माइनस I0 अपॉन ओमेगा एंड cos पाई विल बी -1, ओके ना। cos पाई की वैल्यू कितनी होगी -1, सो -1 एंड यहाँ आल्सो -1 ही है। सो -1 इट विल बी 2, -2, so minus minus will be plus, so here we can write 2I0 by ओमेगा के जगह पे बोलो कितना रख सकते हैं 2π/कैपिटल T, ओके ना। कैपिटल T को हम ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पे हमने रख लिया कैपिटल T। हियर इट विल बी 2 विल बी कैंसल बाई 2, ओके ना। हियर 2 विल बी कैंसल बाई 2, सो वी विल गेट, ओके जस्ट मिनट, यहाँ पर जो टाइम का लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट है 0 से T/2 तक, ओके ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू को T/2 तक, 0 से लेकर T/2 तक हमने रखा है। तो इनिशियल लिमिट कितना है 0 एंड फाइनल लिमिट इज T/2। तो सिंपली हमें मिलेगा -1 -2, ओके ना। एंड ये ओमेगा के जगह पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π/कैपिटल T। तो यहाँ पर हमें चार्ज की जो वैल्यू मिल गई है, चार्ज की वैल्यू मिली Q इज इक्वल्स टू I0 इंटू T अपॉन पाई, ओके ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। सो वी हैव टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ करंट
देन करंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आई इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज की वैल्यू आई नॉट इंटू कैपिटल टी बाई पाई है। एंड कितने टाइम इंटरवल का वैल्यू आपको फाइंड करना है, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल मीन्स टी बाई 2 टाइम इंटरवल के वैल्यू को आपको फाइंड करना है। सो हियर टी विल बी कैंसल्ड एंड आई विल बी इक्वल्स टू 2i नॉट अपॉन पाई, ओके ना। एंड जब आप 2 अपॉन पाई को के वैल्यू को जब आप फाइंड करेंगे तो इट विल बी नियरली इक्वल टू 0.636 आई नॉट, ओके ना। तो यहाँ पर आपने देखा 636 या फिर 637 वैल्यू जो होगी वो एवरेज वैल्यू होगी इस करंट की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अगर हम इसका एवरेज फाइंड करते हैं तो इट विल बी 63.6%, सिंपली वी कैन से इट विल 63.6% ऑफ द पीक वैल्यू, ओके। सो जो हमारे सर्किट में मैक्सिमम करंट जितना भी फ्लो करेगा उस मैक्सिमम करंट का 63.6% वैल्यू जो होगा दैट विल बी द एवरेज वैल्यू। इट मीन्स अगर सपोज करो कि किसी सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू 20 एम्पियर फ्लो कर रहा है या 10 एम्पियर सपोज कर लो कि मैक्सिमम वैल्यू है करंट की जो फ्लो कर रही है 0 से 10 एम्पियर तक की। अगर आप इसका आई फाइंड करते हैं, आई एवरेज फाइंड करते हैं फॉर हाफ साइकिल, दिस इज आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, तो इट विल बी 6.36 एम्पियर, अंडरस्टूड ना। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से तो आप सिंपली पा सकते हैं वैल्यू को, दिस विल बी 6.36 आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10 एम्पियर, सो इट विल बी 6.36 एम्पियर। Okay, so pause the video and note it down, then we will come to our next topic. That topic will be root mean square value of alternating current. So note it down. So friends, now we are going to discuss about root mean square value of alternating current, means RMS value of alternating current के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता क्या है। जनरली जब साइंटिस्ट ने इस आई एवरेज को फाइंड किया था तो आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इट वाज 0, फॉर हाफ साइकिल आई एवरेज वाज 63%, 63 पॉइंट समथिंग ऑफ द टोटल करंट, ओके ना। लेकिन जो अमीटर जो एक रीडिंग दे रहा था, जो हीटिंग अमीटर रीडिंग दे रहा था, वो रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट था। वो वैल्यू ना ही एवरेज वैल्यू से मैच कर रहा था ना ही मैक्सिमम वैल्यू से मैच कर रहा था, मीन्स वो रीडिंग डिफरेंट था, वो एक वर्चुअल रीडिंग था, ठीक है। तो उसी वर्चुअल रीडिंग को हम आरएमएस रीडिंग कहते हैं। तो आरएमएस वैल्यू को आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कह सकते हो, वर्चुअल करंट कह सकते हो या फिर इफेक्टिव करंट भी कह सकते हो, ओके ना। तो 3 नामों से इसको जाना जाता है। पहला इफेक्टिव करंट, नेक्स्ट वन इज आरएमएस करंट एंड नेक्स्ट वन इज वर्चुअल करंट, ओके। इसके नेम में ही इसका डेरिवेशन छिपा हुआ है। देखो क्या है, रूट मीन स्क्वायर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आर मीन्स रूट, एम मीन्स मीन एंड एस मीन्स स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, इसके नेम के जस्ट अपोजिट जाना है आपको। पहले क्या करो, वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर कर दो, उसके बाद में उसका मीन निकालो और फिर क्या करना है, रूट। मीन्स अगर हम आरएमएस करंट की बात करें तो आरएमएस करंट कैन बी राइट एज, यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट लिया आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आप जानते हैं होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ओके ना। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, पहले हम आई इंस्टेंटेनियस को लेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। देखो पहले क्या करना है, स्क्वायर, फिर फाइंड करना है इसका मीन फाइंड कर लो और इसके बाद में करना है इसका रूट, ओके ना। मीन फाइंड करने के लिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आई मीन निकालना चाहते हैं तो आई मीन मीन्स व्हाट, इट इज इंटीग्रल ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी, ओके।
अब ये डिपेंड करता है कि लिमिट कितना है। जैसे हम आरएमएस वैल्यू फाइंड करते हैं तो पूरे साइकिल के लिए फाइंड करते हैं, फुल साइकिल के लिए तो लिमिट 0 से लेकर टी तक रहेगा। यहाँ पे लिमिट 0 से टी तक रहेगा, ओके ना। अगर हाफ साइकिल के लिए निकालते हो मीन वैल्यू तो जो लिमिट है वो 0 से t/2 तक रहेगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/t। इसको इंटीग्रेट करने पर देखो क्या मिलेगा, t मिलेगा, और लिमिट रखने पर t - 0 इट विल बी t ओनली। और इसको हम ऐसे रख सकते हैं I dt एंड इट विल बी फ्रॉम 0 to t, इट्स लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to t। तो सिंपली हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे इसका मीन फाइंड करने के लिए, और फिर क्या करेंगे उस होल वैल्यू का रूट करते हैं। तो I RMS कैन बी राइट एज, पहले तो क्या करो यहाँ पे I का स्क्वायर कर लो। I का स्क्वायर इट मीन्स I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलो हम पहले इसको क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट, पहले हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही रखते हैं। पहले यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू I को रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। सो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वन मोर थिंग शुड बी क्लियर कि यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे जब भी इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू को तो इंटीग्रेट करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे। हियर सपोज दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे 1 - cos 2 θ/2। आपको ये फार्मूला पता होगा अच्छे से, जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें ये फार्मूला पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos 2 θ/2। तो हम सिंपली इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इजीली हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो I स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू I0, साइन स्क्वायर के जगह पे लिख लो 1 - cos 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई 2, ओके ना। हियर I0 स्क्वायर। तो अब देखो क्या मिलेगा आपको, अब इसका मीन निकालना है आपको, तो I स्क्वायर मीन इट विल बी इक्वल टू, सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लो। सो 1/t इंटीग्रल ऑफ, इस होल वैल्यू को आपको इंटीग्रेट करना है। सो I0 स्क्वायर, और यहाँ पे हम रखते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी। आप देख सकते हो यहाँ पे dt है इस फॉर्मूले में, सो इंटू dt। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, सो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to t, क्योंकि हम फुल साइकिल के लिए फाइंड करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को। अब देखिएगा यहाँ पे, सो इन दिस केस मीन वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्क्वायर करंट विल बी इक्वल टू, आई हैव टू इरेज दिस वन, सो आई एम इरेजिंग इट। After this we will derive the equation here. So इस केस में देखिएगा हमें क्या मिला, 1/t। आप क्या करें, I0 स्क्वायर को बाहर निकाल लो, I0 स्क्वायर बाई t इन ब्रैकेट 2 को भी बाहर निकाल लो, I0 स्क्वायर बाई 2t, देखो हमारा बाहर आ गया है। 1 इंटू डी टी को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा t, और t का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो t का लिमिट 0 से लेकर t तक है। सो t - 0 इट विल बी t ओनली। अगेन इसको आप इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा आपको, माइनस cos ओमेगा t है, सॉरी cos 2 ओमेगा t है, तो इट विल बी साइन 2 ओमेगा t। यहाँ पर हम लिमिट रखते हैं, लिमिट होगा कहाँ से कहाँ तक, तो इसका लिमिट होगा 0 से t तक अपॉन 2 ओमेगा, ओके ना। अब देखना यहाँ पे मिलेगा आपको I स्क्वायर मीन विल बी इक्वल्स टू I0 स्क्वायर बाई 2t इंटू, यहाँ पे आपको मिल जाएगा t माइनस साइन ओमेगा t के जगह पे जब आप इसका वैल्यू रखेंगे 2π/t, सो यू विल गेट साइन 2 इंटू 2 इट विल बी 4π/t इंटू t
माइनस साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, टी से टी हो जाएगा कैंसिल। एंड साइन 4 पाई इज ऑल्सो जीरो, ओके ना, साइन जीरो, साइन पाई, साइन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऑल विल बी जीरो। दैट इज वाई ये होल टर्म जो है हमारा इट विल बिकम जीरो, होल डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 ओमेगा। तो ये पूरा टर्म जो है हमारा जीरो हो गया। तो हमें मिल जाएगा आई स्क्वायर मीन विल बी इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो जब ये पूरा टर्म जीरो हो गया, व्हेन दिस होल टर्म विल बी जीरो मीन्स टी टी इट विल बी कैंसल्ड, ओके ना, टी टी विल बी कैंसल्ड। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ओनली 2, पर ये स्क्वायर मीन वैल्यू है, ओके ना। तो हमें क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड इट्स रूट। तो क्या करो, ये जो हमारा आई स्क्वायर मीन वैल्यू है इसका रूट निकाल दो। रूट निकालने पर आपको मिलेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, रूट जब आप फाइंड करते मिलेगा आई नॉट बाई रूट 2, ओके, आई नॉट बाई रूट 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 है, सो 1 अपॉन रूट 2 इट विल बी 0.707 आई नॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इंस्टेंटेनियस जो हमारा आरएमएस करंट की जो वैल्यू मिली इट इज 0.707 आई नॉट। आई नॉट क्या है, दिस इज द पीक वैल्यू, मीन्स जितना भी रीडिंग शो होता है हमारे अमीटर में दैट इज नॉट एक्चुअल रीडिंग, दैट इज वर्चुअल रीडिंग। वहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू को नहीं देख पाते, ओके। सो मैक्सिमम वैल्यू का सिर्फ 70.7%, मीन सिंपली वी कैन से हियर आरएमएस वैल्यू इज 70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट। मीन्स जो मैक्सिमम करंट है उसका 70.7% ही हमारे हीटिंग अमीटर में दिखाता है, और उसी वैल्यू को हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, ओके ना। सिमिलरली अगर हम बात करें ई एवरेज का, फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ है वो 0 होगा, हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ है वो 63.6% होगा टोटल ईएमएफ के, या कह सकते हो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0.636 ई नॉट। और अगर हम इसके आरएमएस वैल्यू की बात करें सो ई आरएमएस विल बी इक्वल्स टू 70.7% ऑफ ई नॉट, ओके ना। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे घरों में जो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल सप्लाई, ये तो 220 वोल्ट होता है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 220 वोल्ट है या वर्चुअल वैल्यू है। तो जनरली जो हमारे घरों में पोटेंशियल सप्लाई मिलता है हमें, उसकी वैल्यू 220 वोल्ट हमारे वोल्ट मीटर में शो होता है रीडिंग, तो वो उसकी एक्चुअल रीडिंग नहीं बल्कि वर्चुअल रीडिंग है। वर्चुअल रीडिंग 220 वोल्ट है। इट मीन्स व्हाट विल बी द रियल रीडिंग। अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ की, जो हमारे घर में जो सप्लाई मिलता हमें, उसके ई नॉट की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, तो इट विल बी √2 टाइम्स ऑफ ई आरएमएस। मीन्स जो वैल्यू शो होता है वो है 220 वोल्ट और √2 का वैल्यू 1.41 इंटू 220, सो दिस विल बी इक्वल टू 311 वोल्ट, यानी कि इट विल बी नियरली इक्वल टू 311 वोल्ट। मीन सिंपली अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ का, जो हमारे घरों में पोटेंशियल हमें मिल रहा होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट होता है, 311 वोल्ट होता है। 220 वोल्ट ओनली वर्चुअल रीडिंग है या कह सकते हो आरएमएस रीडिंग है। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछता है कि विच करंट विल बी मोर इफेक्टिव या कह सकते हो मोर डेंजरस, अगर हम बात करें डीसी करंट और एसी करंट का, तो दोनों में ज़्यादा डेंजरस कौन होगा, एसी या डीसी? तो हो सकता है कि आपके मन में ऐसा आए कि डीसी विल बी मोर पावरफुल या कह सकते हो कि मोर डेंजरस, लेकिन ऐसा नहीं है। डीसी की वैल्यू, अगर डीसी पोटेंशियल शो हो रहा है 220 वोल्ट, इट मीन्स 220 वोल्ट ही होगा, वहाँ पे कोई हिडन वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आरएमएस वैल्यू की, तो जो हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो आरएमएस वैल्यू 220 शो कर रहा है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 311 वोल्ट है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि 220 वोल्ट मैक्सिमम है, लेकिन 220 नहीं बल्कि उसकी वैल्यू 311 वोल्ट है। दैट इज वाई AC will be more dangerous as compared to DC. So I hope कि आपको समझ आया कि what is the average value of full cycle of alternating current,
what is the average value of half cycle of alternating current, and what will be the RMS value of this alternating current. So एक बार इस वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसे नोट करो, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस लेवल तक पहुँचे हो, इट मीन्स आपको क्लियरली हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं। और अगर हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो यार एक लाइक तो कर दो, और कोशिश करो कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। तो आप इसे नोट करें, और नोट करने के बाद फिर हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, शायद वो क्वेश्चन शो हो रहा होगा। आप एक बार उस क्वेश्चन को देखिए, पॉज करके आप भी उस क्वेश्चन को पढ़िए, और मैं यहाँ पर रीड करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन को रीड करने के बाद फिर हम उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सो जस्ट रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, ओके ना, एंड फर्स्टली ट्राई बाय योर सेल्फ, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस, ओके ना। तो पॉज कर लो वीडियो को, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन गिवन है, इफ द वोल्टेज इन AC circuit is represented by the equation V equal to 220 root 2 sin 314 t minus 5 volt. Calculate, first thing is peak value and RMS value of the voltage, second thing is average voltage, and third thing is frequency of AC. Okay, so I hope आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर सॉल्व कर लिए हो तो उसके आंसर को कमेंट कर सकते हो आप। तो आओ हम देखते हैं कि क्या जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो गिवन है, और कैसे हम उस गिवन इक्वेशन से सारे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आपको हमने पहले भी बताया है कि EMF, अगर हम EMF की बात करें, वोल्टेज मीन्स EMF, सिंपली हम EMF की ही बात करते हैं। तो EMF की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है E = E0 sin ωt, ओके। या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E = E0 sin ωt प्लस माइनस फाई लगा सकते हो आप यहाँ पे, ओके ना, प्लस माइनस फाई। इन दोनों सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो फाई है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, ओके ना, ये फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आओ हम देखते हैं कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है इससे कोरिलेट कर लो। V के जगह पे E गिवन है और E0 के जगह पे 220 रूट 2 दिया हुआ है। इट मीन्स हियर the peak value of EMF will be equal to 220 रूट 2। देख लो, E0 के जगह पे क्या दिया है, 220 रूट 2। तो सिंपली जो 220 रूट 2 है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF। सो व्हाट विल बी RMS वैल्यू। अगर हम RMS वैल्यू की बात करें तो जो इसका RMS वैल्यू होगा वो होगा E0 बाई रूट 2। सो E0 के जगह पे E0 का वैल्यू रखो, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, and here you will get 220 volt, ओके ना। तो जो RMS वैल्यू ऑफ EMF है, दिस विल बी 220 वोल्ट। जो E0 है मैक्सिमम वैल्यू, इट विल बी, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 311 वोल्ट, ओके ना। अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे घरों में जो EMF की सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट है। तो 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है जो कि वर्चुअल वैल्यू है। उसको सॉल्व करने पर जो पीक वैल्यू आएगा वो है 311 वोल्ट, 311 वोल्ट। वैसे ही अगर हम E एवरेज की बात करें तो E एवरेज आप जानते हैं 63.6% वैल्यू होता है, यानी कि 0.636 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैक्सिमम वैल्यू का, E0 का, ओके ना। तो ये आपको मिल जाएगा 0.636 इंटू E0, मीन्स E0 कितना है, 311 है, सो 311। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपको एवरेज वैल्यू ऑफ EMF पता चल जाएगा, या एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पता चल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे V0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे इक्वेशन में V गिवन है, तो यहाँ पर भी आप VRMS लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी V एवरेज, ओके। अगर हम बात करें इसके फ्रीक्वेंसी का, सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। सो अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, इस ओमेगा के जगह पे गिवन है 314, ओके ना। सो हियर ओमेगा इज इक्वल्स टू 314। सो सिंपली हियर वी कैन राइट 314 रेडियन पर सेकंड होगा। तो ओमेगा के जगह पे आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, क्योंकि आप जानते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए हम ओमेगा के जगह पे चाहें तो 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं।
तो इट विल बी इक्वल्स टू 314, तो f विल बी इक्वल्स टू 314 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ओके ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 100, ओके ना, 100 टाइम ये कटेगा, 100 अपॉन 2 मीन्स 50 हर्ज विल बी द फ्रीक्वेंसी। सो इजीली आपने देखा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक दो और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज की इस वीडियो सेशन को हम यहीं पर रोक देंगे, ओके ना। तो पहले आप इसे नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। So now see the next question. Next question is also given on the screen. You can pause it and read the question. तब तक मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, फिर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ करंट इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स, डीसी कंपोनेंट I1 इक्वल टू 3 एम्पियर एंड एन AC कंपोनेंट I2 इज इक्वल टू 4√2 sin ओमेगा t. फाइंड द रीडिंग ऑफ हॉट वायर अमीटर। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो AC करंट होता है, AC करंट को हम नॉर्मल अमीटर से मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए हम हॉट वायर अमीटर का इस्तेमाल करते हैं इसको मेजर करने के लिए। अभी यहाँ पे देखो जनरली क्वेश्चन कह क्या रहा है, दो वायर है, एक वायर में DC करंट फ्लो कर रहा है, इट्स वैल्यू इज 3 एम्पियर, ओके ना। जो पहले वायर की बात करें तो पहले वायर में DC करंट 3 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो DC करंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होना है, इसके मैग्नीट्यूड में या कह सकते हो इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होना। लेकिन दूसरे में जो करंट फ्लो कर रहा है वो AC है और इसकी वैल्यू 4√2 साइन ओमेगा t है, ओके ना, ये इसकी वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो तुम्हें बताना है कि कितना आउटपुट मिलेगा अगले वायर को, ओके ना, टोटल वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा। तो एक I1 आपने यहाँ देखा, I2 यहाँ पे देखा, तो आप सिंपली एक चीज़ जानते हैं कि बात करें किरचॉफ्स लॉ की। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सम ऑफ ऑल इनपुट करंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ आउटपुट करंट। मीन्स यहाँ पर अगर हम टोटल वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, सो हियर I विल बी इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2, ओके ना। यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। वैल्यू ऑफ I1 कितना है, I1 है 3 एम्पियर एंड I2 कितना है, I2 इज 4√2 साइन ओमेगा t। सो जस्ट पुट द वैल्यू हियर, सो इट विल बी I विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4√2 साइन ओमेगा t, ओके ना। दिस इज नॉर्मल वैल्यू I2 व्हाट एवर गिवन हियर। लेकिन आपको इतना पता है कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो RMS वैल्यू के मीन को फाइंड करेंगे, ओके ना, स्क्वायर मीन को फाइंड करेंगे, उसके बाद में ही हम इस सॉल्यूशन पे आएंगे, ओके। सो सबसे पहले देख लो कि जो हमारा I स्क्वायर RMS है इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, या I RMS स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एक फार्मूला है I dt, मैंने शुरुआत में ही बताया है, इंटीग्रल ऑफ I dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt, ओके ना। और यहाँ पे लिमिट क्या होगा, सो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू t, हियर आल्सो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू t। नाउ जस्ट सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ I गिवन हियर। सो वैल्यू ऑफ I होल टर्म्स वी विल पुट हियर, ओके ना, होल वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका जब होल स्क्वायर करोगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, जब आप होल स्क्वायर करते हो तो होल स्क्वायर करने पर मिलेगा A स्क्वायर मीन्स इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा A स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मीन्स 4 4 द 16 एंड यहाँ पे आपका √2 है, 16 टू द 32 साइन स्क्वायर ओमेगा t, सो B स्क्वायर प्लस 2AB, सो 2 3 जा 6 6 4 जा 24 साइन ओमेगा t, ओके ना। ये हमारा स्क्वायर I का स्क्वायर मिल गया इनटू dt, इसको हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू t एंड यहाँ पर dt को इंटीग्रेट करने पर हमें t मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा I स्क्वायर RMS विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन t 9 dt, तो यहाँ पे मिल जाएगा 9t
प्लस 32/2 t, और लिमिट जो होगा इसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेके t तक। ओके ना। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 2 से कटेगा 16 टाइम में, सो इट विल बी I स्क्वायर RMS विल बी इक्वल्स टू 1/t और 16 + 9 इट विल बी 25t। t से t आपका कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे आपको IRMS कितना मिलने वाला है? सो IRMS विल बी इक्वल्स टू 25 रूट होल रूट ऑफ 25 मीन्स इट विल बी 5 एम्पियर। तो यहाँ पे जो आपको IRMS की वैल्यू मिली दैट इज 5 एम्पियर। ओके ना। सो हमारा 2 सर्किट था, मीन्स सर्किट विल बी लाइक दिस। एक से 3 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा था, दूसरे सर्किट से AC करंट जा रहा था जिसकी वैल्यू 4√2 sin ωt थी। मीन्स यहाँ पे जो नेट करंट होगा इट विल बी इक्वल्स टू I1 + I2 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, और इसी लॉ को अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और यहाँ पर RMS वैल्यू ऑफ करंट मीन्स अगर हम टोटल रीडिंग की बात करें कि एमीटर कितना रीडिंग देगा दैट विल बी 5 एम्पियर। अंडरस्टूड? सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। सो अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम बाकी का पार्ट अपलोड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।